का उत्पादन किया, बीज में बीडर लेके फाउंडेशन बनाया, और फाउंडेशन से जब आपने सर्टिफाइड बनाया तो सर्टिफाइड बीज को आप सर्टिफाइड के जो गवर्नमेंट रेट है, जैसे हमारे यहाँ 3200 रुपये रेट है, तो 3200 रुपये रेट में आपको वो गेहूं अपने नजदीक के किसानों को देना है, उसकी ग्रेडिंग करनी है, डी स्टोनर करना है आपको, और उसके उगने की क्षमता देखना है, और उसमें 40 किलो की जो बोरी आप पैक करोगे उसमें एक पैकेट आपको ट्राइकोडर्मा रखकर उस किसान को देना है। और बोरियों में रहेगा, जो भी बीज है वो बोरियों में रखें, जिसे अंकुरित क्षमता कम नहीं होती है। आपके पास, अगर आप बीज का काम कर रहे हैं तो आपके पास एक गोडाउन की आवश्यकता रहती है, तो गोडाउन होना चाहिए जिसमें स्टैक के माध्यम से आप 8-9 स्टैक लगा सकते हैं। इससे ज्यादा लगाने में नीचे वाला बीज प्रभावित होता है, तो उसका भी आप अवश्य ध्यान रखें। बीज में जो भी सदस्य जाना चाहते हैं तो बीज में भी बहुत अच्छा काम है। आज आप देखिए बाहर का बीज कितना आके बिक रहा है, ताइवान कंपनी आज अपने यहाँ बीज का काम कर रही है। ये पूरा खुला हुआ है, चाहे तो आप कोई वैज्ञानिक अगर रिटायरमेंट है तो उनको साथ ले लीजिए और बीज उत्पादन करिए, तो आपको बीज उत्पादन में बहुत ज्यादा कमाई। मैं दादू का हैंड रेज हुआ था, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आमे। आज दिन में 12 बजे मेरा टीवी पे कार्यक्रम भी है, अगर कोई देखना चाहे तो 12 बजे आएगा। अभी सुबह आया था और विभिन्न चैनलों में डला हुआ है इसमें, तो पशु आहार के ऊपर है वो। जी ओम। दादू सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत ही अच्छी रही और निश्चित रूप से वैदेही मैडम ने जो है नए तरीके से हमको योग कराया और हमें उससे, आपने यदि ठीक से किया है तो महसूस किया होगा कि आपके मुंह में लार बनना प्रारंभ हुई, और ये लार जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए, मैंने तो अपने आप महसूस किया है कि मेरे मुंह में लार बनी है। मैं किसी, अब हमारे सदन में किसको क्या हुआ होगा ये तो नहीं मालूम। और जैसे कि अभी बीज की चर्चा चल रही है, सबसे ज़्यादा बीज जो है वो महत्वपूर्ण है सब्जी भाजी का, और वो बहुत महंगा बिकता है। निश्चित रूप से इस पर पिछले दिनों हमारे सदन में चर्चा भी हुई है, और गुजरात से जो लोग जुड़े थे उन्होंने उस बीज के ऊपर बहुत चर्चा की है। परंतु वो बीज बनाने की प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, क्योंकि तो वो उससे जो है बहुत फायदा होगा हमारे सदन को भी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये सब्जी भाजी और देखिए पपीता के बीज भी बहुत, हर बीज जो है बहुत महंगा मिल रहा है, और ये इस पर निश्चित रूप से कुछ काम हमारे सदन के द्वारा किया जाना चाहिए। जी हो। जी जी आदरणीय जी, यदि जी हमारे जी। मुख्य अतिथि महोदय आ गए हैं तो ठीक। हाँ जी। हमारे मुख्य वक्ता आज के आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी, जिनका परिचय मैंने दिया है अभी, और आपका बीजों पर और प्राकृतिक वैदिक कृषि पर खूब बड़ा अनुभव है। और साथ ही आप जो वैदिक कैलेंडर है उसके मुताबिक कैसे हम जैविक खेती करें, कैसे हम खेती करें, और बीजों के वपन से लेकर के और बीजों के उत्पादन तक की वार्तालाप आपके मध्य आप सभी के साथ आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी ने समय समय पर योगाहार कार्यक्रम में पिछली बार भी दी है। और उन्हें यानी वो इस कार्यक्रम में नए व्यक्ति नहीं है, इस योगाहार परिवार के सदस्य हैं। और जैसे कि आदरणीय रमेशन मेहरा जी और आदरणीय वर्मा जी ने पूर्व में कहा है कि बीजों की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीज, और अगर हम अच्छे बीजों का चयन करते हैं तो अच्छी फसल भी उत्पादन कर सकते हैं, मिलती है हमें। और बीजों से अपनी आजीविका का भी हम सृजन कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के साथ ही कि बीजों के स्रोत क्या हैं, कैसे हम उत्पादन करें, और
कैसे हम अच्छे बीजों का चयन करके और बुआई से पूर्व उनका उपचार करें, इन बातों को लेकर के आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि आप आज अपनी बात रखें और किन किन बिंदुओं पर आप बात करने वाले हैं। साथ ही हमारे आदरणीय सदस्य भी ठीक आधे घंटे बाद आपसे वार्तालाप करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो और अगर लगा तो कल भी हम आपके साथ, आप हमारे साथ इस संवाद को लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत है सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, आदरणीय श्री सुजीत कुमार चक्रवर्ती जी का। धन्यवाद दिनेश जी, और सादर प्रणाम सभी सदस्यों को, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों से जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। और हम चर्चा शुरू करते हैं बीज के बारे में। अभी हमारा खरीफ का मौसम जो है शुरू हो गया है, और खरीफ के मौसम में मुख्यतः जो है फसल जो लगाई जाती है वो धान लगाई जाती है, और तूर लगाई जाती है, सोयाबीन लगता है हमारे यहाँ पे, मक्का भी लगता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां लगती हैं, तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है। कुछ लोग पहले से ही बीज बोना भी शुरू कर दिए हैं। ज्येष्ठ के महीने में बुआई शुरू हो जाती है और वर्षा ऋतु भी शुरू हो जाता है। तो हम पहले थोड़ा सा मौसम के बारे में बात करेंगे कि वर्षा शुरू होने के पहले जैसे कुछ किसान जो है धान की बुआई बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वर्षा का पूर्वानुमान लगाए बिना अगर पहले तैयारी कर ली और सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई तो फसल को नुकसान होता है। तो ऐसा माना जाता है कि धान के लिए जब सूर्य जब आर्द्र नक्षत्र में आ जाता है उस समय बुआई अगर करें तो सबसे अच्छा रहता है। और उस समय तक हमें ये भी समझ में आ जाता है कि इस वर्ष वर्षा कैसे होने वाली है। इसके ऊपर हम अभी बहुत ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है जो हमने ग्रुप में डाला हुआ है, और फिर से हम डाल देंगे। उसमें हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, श्रृंखला बनाई है खरीफ 2024 के नाम से। 4 वीडियो हमने डाला है, 5वां अभी हम डालेंगे। अलग अलग विषयों पर है, लेकिन सभी वर्षा ऋतु और खरीफ की फसल से संबंधित है। हम आ जाते हैं बीज पर। तो आज का जो विषय है उसमें ये है कि हमको बीज कहाँ से लेना चाहिए, कैसा बीज लेना चाहिए, और बीज का उपचार कैसे करना चाहिए, और फिर बुआई की पद्धति क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत संक्षेप में बात करेंगे कि अगर आप जैविक किसान हैं तो सबसे पहले तो जैविक किसान को बीज की समस्या होती है। बाकी सब काम तो हो जाता है, अपने खेत में तैयारी भी कर लेते हैं जैविक विधि से, और जब बीज ढूंढना शुरू करते हैं जैविक में तो बाजार में जैविक बीज अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इस खरीफ में जो बीज लगाना है उसकी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हम अभी से अगले मौसम के लिए अभी से बताएं तो आपको बीज खुद ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो जैविक बीज बनाती है। एक कंपनी बाजार में अभी आई है, वपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं खुद सलाहकार हूँ, और हमारे मित्र दत्तात्रेय शिंदे जी हैं जिन्होंने ये कंपनी प्रारंभ किया है पिछले साल। लेकिन उसमें अभी हम सब्जी के बीज पर ही फोकस कर रहे हैं, और इस वर्ष इसी महीने में अगले सप्ताह से कुछ बीज उपलब्ध होंगे। उसके बारे में भी हम ग्रुप में डिटेल डाल देंगे कि क्या क्या बीज उपलब्ध होगा। थोड़ा थोड़ा उपलब्ध होगा, लेकिन शुरुआत है। तो
उसी कंपनी में हम चाहते हैं कि जो कृषक बंधु बीज में काम करने में उत्सुक है वो भी हमारे साथ संपर्क करें और वैज्ञानिक तरीके से बीज का उत्पादन करके और हमारे साथ जुड़े और हमारे को प्रोत्साहित करें और हम आगे बढ़े, साथ में आगे बढ़े। फिलहाल इस मौसम के लिए जो फसल है, जैसे अगर हम धान की बात करें या सूद की बात करें, तो इसमें जो उपलब्ध है अच्छे बीज अच्छी कंपनी का, उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। उसमें सरकारी माध्यम से भी बीज उपलब्ध होता है और बाजार में प्राइवेट कंपनी का अपना भी नेटवर्क होता है, उससे डीलर के थ्रू उपलब्ध होता है, डीलर की दुकानों में। ये देखना है कि बीज जो है उसकी पैकिंग का डेट वो फ्रेश होना चाहिए, पुराना बीज नहीं होना चाहिए, ये आपको खरीदते समय ध्यान रखना है। और अभी मैं सुन रहा था कि ट्रीटमेंट के बारे में आजकल मैंने देखा है कि खासकर जो ये सारे बीज है जो ज्यादा क्वांटिटी में बड़ी पैकिंग रहती है, धान है, गेहूं है या मक्का है या तरीके ज्वार बाजरा, ये सारे जो इसका ट्रीटमेंट कंपनी पैकिंग के समय करके नहीं देती है। और ट्रीटमेंट का जो भी विधि रहता है, जैसे अभी मैंने सुना ट्राइकोडर्मा की एक पुड़िया रख देते हैं, या जैसे बाकी सीरम वगैरह का, और किसान के ऊपर छोड़ देते हैं कि किसान बीज को उपचार करे। तो अगर वैसा बीज बाजार में मिल रहा है, पहले तो उपचारित बीज ही मिलता था और उसमें लिखा रहता था कि ये खाने के लिए या किसी और कार्य के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेड विद पॉइजन ऐसा लिखा रहता था। लिखा तो अभी भी रहता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं रहता है। तो अगर बीज पैकिंग करने से पहले ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं है, तो पैकिंग करने के बाद आप तक पहुंचने और आप जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बीच में उसमें अगर कुछ समस्या है तो वो बढ़ती जाती है, और जब आप बुआई करते हैं तो समस्या रहती है। फिर भी अब जो जैसा भी बीज आपको मिल रहा है पैकेट में, उसको उपचार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है और देसी तरीका जो है, वैदिक तरीका जो है, वो ये है कि आप समान मात्रा में ताजा गाय का गोबर और ताजा गोमूत्र ले लें, उसको अच्छी तरह से मिला के एक गाढ़ा स्लरी बना दें और उसमें बीज को अच्छी तरह से सान लें। गाढ़ा स्लरी रहेगा और उसमें आपने सान लिया, 10 मिनट तक उस बीज को रखिए उसमें, और उसके बाद उसमें से निकाल के उसको फैला दीजिए किसी सूखे जगह पर, छायादार जगह पर, हवादार जगह पर, और उसको 2-3 घंटे 4 घंटे सूखने दीजिए। तो वो बीज सूख जाए तब उसको जो है आप ये देखिए कि बीज आपस में चिपक नहीं जाए, और सूखे हुए बीज को फिर आप बुआई करें। इससे अच्छा बीजोपचार के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। हमारे सामने जो जितने भी हैं अलग अलग तरीके के, वो इसमें ट्राइकोडर्मा से करने पर कुछ फायदा होता है और कुछ नहीं रह जाता है उसमें। लेकिन गोमूत्र और गोबर जो है गाय का, उसमें प्राकृतिक रूप से वो सभी गुण होते हैं जो किसी बीज को उपचार करने के लिए जरूरी है। तो बीजोपचार का सबसे पुराना वैदिक समय का यही पद्धति है और सबसे आसान है, सबसे सस्ता है और सर्वत्र उपलब्ध है। तो पहली बात तो ये है कि बीजोपचार के लिए इस तरीके से करना है। उसमें अलग अलग बीज जो है अलग अलग करें, मिक्स करके नहीं करें। और अगर 2 प्रकार के बीज हैं तो भी उसको अलग अलग करें। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ही फसल के बीज एक दिन में नहीं, लेकिन बड़ा खेत है, 2 दिन 3 दिन में बुआई कर रहे हैं, तो जिस दिन बुआई कर रहे हैं उसके एक दिन पहले ये उपचार करें, क्योंकि ये उपचार करके अब ज्यादा दिन अगर रखते हैं तो ऊपर से आपने सुखा लिया, लेकिन फिर भी नमी जो उसके अंदर गई है, वो नमी बीज के अंदर जाने के बाद बीज के अंदर जो है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है शुरू हो जाती है, और
अंकुरन का अंकुरन का जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है जैसे ही बीज के अंदर नमी जाती है। तो और अगर आपने उसको उपचार करके और उसके बाद 2-3 दिन इंतजार किया तो अंकुरन थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और जब आप बुआई करते हैं उसके बाद अंकुरन में समस्या हो सकती है। तो आपने अगर कल बुआई करना है तो आज उपचार कर लें। अब बुआई का जो दिन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा दिनेश जी ने बताया वैदिक कृषि दिनदर्शिका के बारे में, तो वो भी हम बना के डाल रहे थे। अभी जो शुक्ल पक्ष है ज्येष्ठ मास का, उसका हमने डाला हुआ है ग्रुप में। उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए बुआई के दिन दिए हुए हैं, तो आवाज उसके जरा अनुसार कम आ रही है। आवाज आवाज सुनाई दे रही है भाई? हाँ, जरा जरा बड़ा। हाँ, तो एक्चुअली मैं ईयरफोन लगाया हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो बुआई करने के लिए दिनदर्शिका के अनुसार अगर करते हैं तो उससे आगे आने वाली कई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके ऊपर भी हमारे यूट्यूब चैनल में विस्तार में कृषि पंचांग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वैदिक कृषि पंचांग के ऊपर। वो वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसको अगर आप विस्तार से देखें और उसमें समझें कि प्राकृतिक के जो नियम है उसके अनुसार क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, और ये सारी जो बातें हैं, ये जो खगोलीय ऊर्जा जो है उससे हमारे सारे कार्य होते हैं। तो हम उसको समझ के और उसके अनुसार अगर हम अपना कृषि कार्य जमीन की तैयारी से शुरू करके, खेत की तैयारी से शुरू करके, जुताई वगैरह, खाद डालने का, और उसके बाद बीज की बुआई और उसके आगे के सभी कार्य जो है अगर हम पंचांग के अनुसार करें तो समस्याएं काफी कम होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो जो जैसे धान है, तूर है, मक्का है, या बैगन है, मिर्ची है, इस तरीके की जो फसलें हैं जो ऊर्ध्व शीर्ष होती हैं, जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है, सीधे मजबूती से खड़े रहते हैं, ऐसे फसल के पौधे जो हैं उनकी बुआई के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो अमावस्या के बाद जो पहला सप्ताह होता है। आज 14 तारीख है, 7 तारीख से कल तक का जो सप्ताह था कह सकते हैं वो ये पहला सप्ताह था अमावस्या के बाद। उसमें जिस दिन चंद्र अग्नि राशि से गोचर कर रहा है, यानी मेष, सिंह और धनु राशि से गोचर कर रहा है, उन दिनों में, उस पहले सप्ताह में, उस दिन उन दिनों में अगर बुआई करते हैं इस प्रकार के फसलों की तो अच्छा है। और अगर लता वर्गीय फसलें हैं जिनको सहारे की जरूरत पड़ती है, उदाहरण के लिए टमाटर है, या बाकी जैसे मूंग वगैरह भी लगाते हैं, तो इस तरह की जो फसलें जिन जो तना सीधा नहीं खड़ा रहता है, ऐसी फसल के लिए ये ही शायद दूसरे सप्ताह में, मतलब पूर्णिमा के पहले का जो सप्ताह है जो आज से शुरू हो रहा है 21 तारीख तक, इसमें जिस दिन चंद्र अग्नि राशि से यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि से गोचर कर रहा है, उस दिन बुआई करनी चाहिए। इसी प्रकार जो फूल के जो फसल है, जैसे अगर अभी समय फूल गोभी वगैरह लगाते हैं, अगर सब्जी की बात करें तो, या सनफ्लावर अगर लगा रहे हैं कोई इस समय, सूर्यमुखी लगा रहे हैं, तो वो सूर्यमुखी लेकिन बीज के लिए लगाते हैं, तेल के लिए बीज के लिए लगाते हैं, तो उसका नियम जो है वो बाकी जैसे मैंने बताया मक्का, धान,
तो इसके साथ ये होगा कि जो फूल जो फसल है, जैसे फूल गोभी है उदाहरण के लिए, उसकी बुआई जो है उस दिन करनी चाहिए जिस दिन पहले सप्ताह में चंद्र जो है वो वायु राशि से गोचर कर रहा है, मतलब मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, इससे गोचर कर रहा है। तो इस प्रकार जो पत्ते की फसल है, जैसे अगर आप चौलाई वगैरह लगा रहे हैं, वो भी सीधा खड़ा रहता है। वो प्रथम सप्ताह में जिस दिन चंद्र जल राशि से गोचर कर रहा है, जैसे अगर मीन राशि है या ये जो वृश्चिक राशि है या ये कर्क राशि है जो जल राशि है उसमें, लेकिन अगर पालक है, मेथी है, इस प्रकार के है सब्जियां हैं या लता वर्गीय है, तो उसको दूसरे सप्ताह में करना है। और लेकिन नियम वही रहेगा, चंद्र का गोचर जो है जल राशि से होना है। जो मूल वर्गीय है, जैसे अभी इस समय प्याज लगाते हैं या गाजर मूली है, बीट है, इस तरह की सब्जियां लगाते हैं, उसके लिए शुक्ल पक्ष में बुआई नहीं की जाती है। इसके लिए कृष्ण पक्ष के पहले सप्ताह में बुआई की जाती है, यानी पूर्णिमा के बाद का जो सप्ताह है, उस सप्ताह में जिस दिन चंद्र भूमि राशि से गोचर कर रहा है, जैसे वृषभ राशि है या कन्या राशि है या मकर राशि है, इनसे जब गोचर कर रहा है तब बुआई की जाती है। तो इसके ऊपर विस्तार में आप वैदिक कृषि पंचांग वाला जो वीडियो है उसको आप विस्तार में देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम इस नियम को शुरू करके और इसके साथ हम चलते हैं, तो हमें बिना कोई अतिरिक्त व्यय किए फायदा क्या होता है। ऐसा है कि जब हम फसल को जो हमारी फसल है उसकी बुआई जब हम प्राकृतिक नियम के अनुसार करते हैं और उसके बाद जो भी कार्य करना है, जैसे निराई गुड़ाई करनी है या औषधि का स्प्रे करना है या पानी देना है, सिंचाई करनी है या इवन फसल की तुड़ाई भी करनी है। जैसे सब्जियों में तो फसल बार बार तोड़ा जाता है और बाकी जो फसल है, धान है, मक्का है, तूर है या इस तरह की जो फसल है, सूरजमुखी है, इनकी तो एक बार में तैयार होता है और एक बार में तोड़ाई होती है। तो वहां पर भी इसी तरीके का पंचांग का नियम के अनुसार कार्य करने से हमें फायदा होता है। वो किस प्रकार का फायदा होता है कि क्योंकि जो खगोलीय पिंड है उनके जो उनसे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है और उनका जो प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के फसलों में पड़ता है। और जब हम सही दिन सही समय में हम उसको बुआई करते हैं तो उनके अंदर की जो आंतरिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है वो उस प्रभाव से बिल्डअप होता है, उस प्रभाव से वो विकसित होता है। तो उसके लिए हम अलग से कोई भी कितना भी प्रोटेक्शन कर लें और सब कुछ कर लें, लेकिन आंतरिक शक्ति जो होती है, उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो हम एक ही पाँच पाँच छह लोग एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, खुले में हो या अंदर कमरे में बैठे हैं, और जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पे मच्छर बहुत हैं। सबको एक बराबर नहीं काटता है मच्छर, किसी को ज्यादा काटता है और वो जो है बस उसी में परेशान रहता है, और कुछ कोई है जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसमें इत्मीनान से बैठा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बाकी से अधिक है, तो उसके पास मच्छर नहीं आ रहे। इसको अगर हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो एक ऑरा होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीवित जो जीव जो होता है उसका अपना एक ऑरा होता है। वो ऑरा जितना पॉजिटिव और जितना स्ट्रांग होगा वो निगेटिविटी को दूर करता है। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी की ही बात है।
जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम ऑरा से समझ सकते हैं। अगर ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है और स्ट्रांग है, ऑरा का जो क्षेत्र है, जो जैसे ऑरा के को समझने के लिए जो हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप जब मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका जो लौ दिखता है, वो लौ में 3 भाग होते हैं। एक बिल्कुल अंदर एक भाग होता है जो पीला होता है, उसके बाहर एक भाग होता है जो हमें दिखता है, वो नारंगी रंग का होता है, और उसके बाहर और एक होता है जो दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस मोमबत्ती के ऊपर, लौ के पास नहीं, लौ से थोड़ा ऊपर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ऊपर अगर आप कोई कागज पकड़ते हैं तो भी वो कागज जलने लगता है। तो वो जो वहां पे क्यों जल रहा है, क्योंकि लौ वहां तक है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। वो जो इनविजिबल पार्ट है वो अगर हम अपने से जीवित किसी जीव के लिए हम सोचें तो वो ऑरा है। हमारा शरीर जो दिख रहा है उसके बाहर एक हमारी आकृति के अनुसार एक वाय आकृति होती है जो इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। तो वो जितना ज्यादा होगा और जितना स्ट्रांग होगा, जितना शक्तिशाली होगा और पॉजिटिव होगा, हमारे पास कोई दूसरी वस्तु जो हमें नुकसान कर सकती है वो हमारे पास पहुंच नहीं सकती, हमारे शरीर तक, स्थूल शरीर तक नहीं पहुंच सकती। ये हमको एक्चुअल प्रोटेक्शन, एक्चुअल प्रतिरोध, एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो यही देता है, और देता है। इसको और एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कोई एक जो किसी का जो व्यक्तित्व जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जैसे कोई भी व्यक्ति जो है जिसका ओजस्वी जो होता है उसका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके पास हर एक आदमी नहीं पहुंच पाता है, हर एक आदमी उसके साथ एक समान तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता है, थोड़ा दूर रहते हैं उससे, प्रभावित रहते हैं। वो जो प्रभाव है वो उसका ओजस या ऑरा है। तो ये हर जीव में होता है, पशुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है। वो ऑरा जो है, पौधों का भी ऑरा होता है, उस ऑरा जो है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वास्तविक रूप में। और वो जो उस पौधे की ऑरा जो है वही उस पौधे को कीट रोग के जीवाणु विषाणु जो होते हैं और कीटों से, बीमारियों से बचाते हैं। साथ साथ और एक बात यह है कि वर्षा ऋतु में जब निरंतर वर्षा हो रही है तो वातावरण में भी नमी रहती है और मिट्टी में भी नमी रहती है, और उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि गर्म और नमी मिलके उमस पैदा करता है, और उमस का जो वातावरण होता है वो बहुत सारे कीटों के लिए और बहुत सारे रोग के विषाणु जीवाणुओं के लिए बहुत ही लाभदायक या बहुत ही अनुकूल स्थिति होती है, और उसके कारण उनकी संख्या बढ़ती है, उनका प्रकोप बढ़ता है। तो इससे बचाव जो है वो ये ऑरा ही करता है, और ये ऑरा को बढ़ाने के लिए कोई औषधि या उससे नहीं होता है। वो जो खगोलीय ऊर्जा जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, उसी से ये बढ़ता है। साथ साथ पौधे में पोषण की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम मिट्टी में उतना पोषण हमारे मिट्टी में होना चाहिए जितना पौधे को जरूरत है। अब इसका अनुमान कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए हमको ये देखना है कि हम आगे की बात करें, बीज की बुआई होने के बाद फसल जैसे जैसे बढ़ता है, उसके बढ़ने की, उसकी प्रगति जो है, उसका जो ग्रोथ है, उसके वो सामान्य है या धीमा है या अधिक है। अगर सामान्य है तो हम समझ सकते हैं कि सभी कुछ उसको मिल रहा है। अगर धीमा है तो किस कारण धीमा है, किस तरीके से धीमा है, उसको समझने की जरूरत है। उसके ऊपर भी कुछ वीडियोज हैं हमारे
हमने डाला हुआ है। और अगर अधिक है, सामान्य से तेज है, तो किस प्रकार तेज है। अगर कोई एक तत्व जो वृद्धि को बढ़ाता है और तेज हो रहा है, तो सामान्य से अलावा कम या धीमा या तेज, दोनों जो है किसी असमानता का द्योतक है। कुछ ये इंडिकेट कर रहा कि हमारी मिट्टी में जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट का, वो ठीक नहीं है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खासकर वर्षा ऋतु के पहले, खरीफ के पहले आप मिट्टी की जांच कर लें और मिट्टी में देखें कि सभी तत्व सामान्य है या किसी में कमी है या कोई ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा कल इसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वापस हम बीज के बारे में बात करते हैं। बीज का ट्रीटमेंट करने के बाद, उसका उपचार करने के बाद, बुआई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो लाइन है, लाइन में ही बुआई करते हैं कोई भी फसल हो, तो वो पूरब पश्चिम होना चाहिए। पूरब पश्चिम, आपका खेत का जो ओरिएंटेशन है, वो दिशा जो है वो अलग अलग होती है और उसका ढलान भी अलग अलग होता है। लेकिन जहाँ पे संभव हो, मैं ये जरूर कहूँगा कि जहाँ पे संभव हो तो दिशा जो है वो आप पूर्व पश्चिम रखने की का प्रयास करें। उसका कारण ये है कि जब पूर्व पश्चिम दिशा में आपकी वो फसल की पंक्ति होती है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक सभी पौधों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश मिलता है। और ये सूर्य का प्रकाश जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमने खगोलीय ऊर्जा की बात की, ऑरा की बात की, और सारी बातें जो है वो इसी के सूर्य के प्रकाश के अंदर निहित है। सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी पौधों पर, आपके खेत में, आप पंक्तियों में, सभी पौधों पर, सभी पत्तों पर एक समान रूप से पड़े। और ये पूरब से पश्चिम की अगर पंक्ति है तो उसमें एक समान रूप से इसलिए पड़ता है क्योंकि पंक्तियों के बीच में जो जगह होती है, सूर्य का प्रकाश वहां से भी अंदर जा रहा है और इसी कारण सभी पौधों पर पड़ रहा है। और पूरब से जब सूर्य निकलता है तब किरणें तिरछी पड़ती हैं, फिर धीमे धीमे जैसे सूर्य ऊपर जाता है तो ऊपर से सभी पौधों पर पड़ती है, और फिर जब अस्ताचल की तरफ बढ़ता है दोपहर के बाद और शाम को अस्त होता है, तब भी किरणें तिरछी पड़ती है, लेकिन पड़ती हैं, एक समान पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इस दिशा के अलावा अगर बुआई कर रहे हैं, उत्तर दक्षिण कर रहे हैं या थोड़ा तिरछा है, तो जितना पूर्व पश्चिम के अलाइनमेंट से, पूर्व पश्चिम की दिशा से हटेगा, उतना जो है किरणें कम पड़ेंगी। सुबह और शाम को कम पड़ेंगी। जब बिल्कुल ऊपर है, कह सकते हैं कि 11 बजे से लेके 2 बजे तक, वो जो समय है 3 घंटे का, उस समय पूरी तरीके से सभी पौधों को एक समान पड़ती है। लेकिन उसके पहले जो है 75 डिग्री से लेके और कह सकते हैं कि 115 डिग्री तक जो है, सूर्योदय जब होता है तो 0 डिग्री से 180 डिग्री जब अस्त होता है, सूर्य इसी प्रकार चलता है दिन भर में। तो जब 11 बजे के आसपास सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में 75 डिग्री पे होता है, और 2 बजे के आसपास जो है वो पश्चिम दिशा में 90 डिग्री से और 15 डिग्री पश्चिम की तरफ जाके 105 डिग्री पर होता है, कह सकते हैं। ये जो समय है, इस समय सूर्य का प्रकाश करीब करीब सीधा पड़ता है और सभी पौधों को एक समान मिलता है। ये जो सूर्य प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है, ये सारे कार्य जो है पौधे के अंदर यही सूर्य का प्रकाश ही कर रहा है। पोषण को का अवशोषण भी सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है। आप देखते हैं कि जिस पौधे को सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, जहाँ पे पेड़ की छाया है,
खासकर अगर पूरब की दिशा में पेड़ की कोई छाया पड़ रही है तो वहां पे पौधे की बढ़त कम होती है, धीमा बढ़ता है। उसका कारण ये है कि उसको सूर्य का प्रकाश देर में मिलता है, कम मिलता है, और उसका पोषण लेने की के लिए पोषण का जो अवशोषण है वो कम समय होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं विस्तार में बताऊं कि अ, पौधा पोषण का अवशोषण मिट्टी से कब करता है। वो जो पोषण का अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से लेके और 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे ज्यादा से ज्यादा उस समय सबसे ज्यादा होता है पोषण का अवशोषण जड़ों द्वारा। और वही उस वो समय होता है कि जब सूर्य जो है वो पूर्व में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। और वो समय होता है जब पत्तों में जो स्टोमेटा है वो 30 डिग्री पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब स्टोमेटा खुलने शुरू हो जाते हैं और 45 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते सारे स्टोमेटा खुल जाते हैं, मतलब 30 से 45 डिग्री के बीच में। आपने जिन सदस्यों ने दिनदर्शिका देखा है कि वैदिक किसी दिनदर्शिका जो हम डालते हैं और उसके अनुसार कार्य करने होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो हम स्प्रे की बात करते हैं, दवाई औषधि जो स्प्रे करना है उसका भी समय हम बताते हैं कि सुबह 7 बजे से 9 बजे इस समय या शीतकाल में जो है और थोड़ा देर में करते हैं। उसका कारण ये है कि जो भी औषधि हम स्प्रे कर रहे हैं उसका अवशोषण पत्तों से होना जरूरी है। और जब स्टोमेटा खुले रहेंगे तभी पत्तों से उसका अवशोषण होगा। अधिकतम जो है स्टोमेटा पूरे पूरे खुल जाते हैं इस समय में, और इस समय औषधि का स्प्रे करने से पूरा का पूरा जो है औषधि अंदर अवशोषित हो जाता है पत्तों से, और उसका प्रभाव जो है पड़ता है, जो जिसलिए हम औषधि स्प्रे कर रहे हैं वो कार्य होता है। उसके बाद और वो औषधि जो है वो केवल अंदर जाने के बाद उसकी अपनी प्रक्रिया शुरू होती है। जो भोजन तैयार होता है वो उस समय से लेके और करीब 1 डेढ़ बजे तक जब सूर्य बिल्कुल ऊपर रहता है तब तक पूरे फुल स्पीड में काम चलता है। मतलब पौधे का जो किचन है, पौधे के पत्ते के अंदर उनकी कोशिका के अंदर जो किचन है, जो की जो रसोई है जहाँ पे भोजन तैयार होता है, ये कार्य इस समय होता है 45 डिग्री से 90 डिग्री का जो समय होता है सूर्य का। और ये कह सकते हैं कि 9 साढ़े 9 इस समय की बात करें तो 9 बजे से लेके और 12 बजे वो 3 घंटे का जो समय होता है उसमें वो पूरी तरीके से होता है। तो जो हमने औषधि दिया है और जो जमीन से पोषण लिया है, जमीन से पोषण लेने का समय भी यही है और पोषण लेके वो पत्तों तक पहुंचना जरूरी है। और ये होता है 12 बजे के बाद जैसे जैसे सूरज पश्चिम की तरफ जाता है धीमे धीमे ये स्टोमेटास बंद होने शुरू हो जाते हैं और जो पोषण लेने की प्रक्रिया जो है वो भी करीब करीब रुक जाती है। क्यों? पोषण लेने का जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे संबंधित है पत्तों से। जो स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है पत्तों के अंदर जो जल होता है उसका वाष्पीकरण होता है और उसके वजह से वो खिंचाव होता है जिससे पौधा जड़ों से पोषण लेता है, पानी लेता है और पोषण लेता है। ये एक फिजियोलॉजी जो है हम थोड़ा सा संक्षेप में हमने समझाने का कोशिश किया है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का प्रभाव शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में रात और दिन में चंद्र के आकार से भी होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्र जो है शून्य से धीमे धीमे बढ़ के रात में पूरा चंद्र दिखता है, और कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद पूरा चांद जो है धीमे धीमे अमावस्या को बिल्कुल गायब हो जाता है रात में। तो ये हमने थोड़ा सा इंडिकेशन करने की कोशिश की है विस्तार में। वैदिक कृषि पंचांग का जो वीडियो है उसमें बहुत विस्तार में ये सारी बातें हमने बताई है।
तो वो देखिए। तो ये सारी चीजें समझ के जब हम करते हैं तो जैसे हमने बताया कि दिन के हिसाब से जब आप बुआई करेंगे और फसल के अनुसार और पंचांग के अनुसार, तो उसकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता, इसके पहले हमने जो औरा की बात की वो वाय प्रतिरोधक क्षमता, आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ती है उसी अनुसार। जैसे अ, अभी जो समस्या होती है कीट और रोगों की, वो दो प्रकार की होती है। एक होते हैं, जैसे कीटों में अगर बात करें तो रस चूसक कीट होते हैं, या फिर पत्ते खाने वाले कीट होते हैं, या फिर बोरर टाइप के होते हैं जो अंदर जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले रस चूसक की बात करें। रस चूसक कीटों का प्रभाव तब बढ़ता है जब पत्तों में रस ज्यादा होता है। पत्तों में रस तब ज्यादा होता है जब चांद रात में दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, मतलब पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के आसपास जो है, आगे पीछे, और पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक, 4-5 दिन का अगर समय बताएं, तो उस समय पत्तों में रस सर्वाधिक होता है पूर्णिमा के दिन, और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, और फिर कृष्ण पक्ष शुरू होते ही धीमे धीमे घटता जाता है। क्योंकि रस का प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है वो चंद्र के अनुसार होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार होता है। ये सारी बातें वीडियो में आप विस्तार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। उसके अनुसार अब जब बुआई करते हैं तो पंचांग के अनुसार, तो आंतरिक जो क्षमता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है। तो ये है थोड़ा हमने बात बताया। अब आपके कुछ इसके ऊपर प्रश्न होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं, और जो रह जाएगा उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। जी, जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर वार्ता। और बीज की, यानी बीज की हमने बात की है, लेकिन एक अकेला बीज ही नहीं, ये बीज तंत्र की बात हो रही है कि कैसे हम बीजों का संरक्षण करें। और आपने बताया कि किस तरह से बीजों का जो बीजोपचार है, किस तरह से करें, और किस तरह से हम कीटों से और या व्याधियों से, बीमारियों से बीजों को बचाएँ। ये पूरा इस प्रकृति में निहित है। अगर हम प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ें, तो ये वास्तव में एक फ़ायदा का सौदा तो है, बहुत ही सुंदर रहेगा। और इन्हीं बिंदुओं पर आपने जैसे कहा कि किस तरीके से, किस विधि से हम बीजों का वपन करें, कौन से डायरेक्शन में करें। तो तमाम बहुत सारे प्रश्न मेरे ख़्याल से आदरणीय सदस्यों के मन में उठ रहे होंगे। और साथ ही आज कुछ नए सदस्य भी इस योगाहार के मंच पर उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम के अंत में उनका परिचय भी होगा। वैसे नाम मैं अभी बताऊँ तो आदरणीय ऋतिक सिंह हैं, जो आदरणीय मुख्य वक्ता जी हैं। उन्हीं उन्हीं के मित्र हैं। और साथ में सुर खैतान जी हैं, जो गुजरात से हैं, बीज संरक्षक हैं। तो ये नई सदस्य हैं। आपका योगाहार के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। और संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के अंत में आप अपना परिचय भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज़ पहुँच रही दिनेश हो? जी, दिनेश जी, जी, आपने बीज संरक्षण की बात की, तो उस जी। पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी बुआई का समय है, तो मेरा पूरा फोकस बुआई के ऊपर था। निश्चित है। आदरणीय, जिन हाँ, मैं किसान रोकना बंधु, चाहूँगा कि हाँ, बीज संरक्षण पर पुनः क्योंकि संक्षिप्त यानी कम समय था और यहाँ पे फ़ोकस हमारा यहाँ पे बीज। जी, जी, जी। एक जी, सर। एक पॉइंट जो है वो जरूरी है। हुँ, जिन कृषक बंधुओं को बीज बनाने के लिए फसल की बुआई करनी है, जिन कोई भी फसल हो, जो भी फसल है, लेकिन उसको आप बीज के लिए अगर वो फसल लेना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये कैलकुलेशन कर लें, ये गणना कर लें कि जिस समय आपके फसल की कटाई हो रही है, उस समय वर्षा ऋतु खत्म हो चुका है। वायुमंडल में नमी और वर्षा होने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि फसल की कटाई के बाद बीज निकाल के उसको धूप में, खुले धूप में, खुले आसमान में, नीले आसमान के नीचे सुखाना जरूरी है।
जो बाकी फसल है उसके लिए तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि वो आपको तुरंत बेचना होता है, और उसमें थोड़ा नमी अगर रहता भी है तो वजन ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन जब बीज के लिए बना रहे हैं और उसका भंडारण कर रहे हैं, और अगले वर्ष आपको उसको आपको या आपके किसी दूसरे कृषक बंधु को उसको फसल के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीज की जो फसल है उसकी कटाई और ऐसे समय में हो जिस समय वर्षा ऋतु समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। तो पूरे वर्षा ऋतु का इस वर्ष का आप देख लें कि इस बार जैसे वर्षा अच्छी है और सामान्य से थोड़ा अधिक है और थोड़ा लंबे समय तक चलने वाली है, उसके अनुसार आप फसल की बुआई करें, जिससे कि आपकी फसल की कटाई, कोई भी फसल हो उसकी कटाई जो उस समय हो जब वर्षा ऋतु पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर। और इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर तक पहुँचना चाहूँगा। अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, वो हमें सुन रहे हैं, तो कृपया अपनी बात रखें और आपकी बात आदरणीय सदस्यों से उनके प्रश्न लेते हैं। जी, जी, मैं आदरणीय शरद वर्मा सर से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखिएगा। जी, मुख्य अतिथि को प्रणाम। और वो बहुत अच्छी चर्चा बीज के विषय में बता रहे हैं, कैसे संजोना चाहिए। और मैं सर से थोड़ा सा चाहता हूं कि जैसे हम लोग जो बीज उत्पादित करती हैं या जो कंपनियां उत्पादित करती हैं बीज, वो कैसे करती हैं, क्या है। जैसे गवर्नमेंट में तो हम लोगों को देखने को मिल जाता है, और हम लोग जैसे महिको कंपनी है जालना में, तो वहां भी हम लोग देखने गए कि कैसे भिंडी डेवलप होती है। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा कुछ रूल्स होना चाहिए कि जो बीज बाजार में आ रहा है वो कहाँ से उत्पादित हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो किसानों को देखने को मिलना चाहिए। इस विषय में मैं थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जो इसका पहला उत्तर ये है कि कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी खासकर, उसके लिए ये एक ट्रेड सीक्रेट होता है। मतलब इसको हम सभी को मान के चलना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी के लिए ट्रेड सीक्रेट होता है। इतना ज्यादा सीक्रेट होता है कि जो कंपनी, बीज तो किसान के खेत में ही बनता है, फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। तो जब कोई कंपनी किसी किसान को बीज देती है तो उसकी वैरायटी, उसकी जात तक उसको नहीं बताया जाता है। कोडेड एक वो दिया जाता है, एक कोड नाम दिया जाता है, और उस किसान को कंपनी की तरफ से ये नहीं पता होता है, बताया नहीं जाता है कि ये कौन सी जात है और कैसे है। लेकिन जो जैविक बीज के ऊपर जो काम शुरू हुआ है, इसमें इस नियम को, इस पहले नियम को तोड़ के हम चलते हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है, वेपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत है। तो जैसे जैसे आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, तो हर पैकेट में एक क्यूआर कोड होगा। अभी पहले वर्ष में तो ये संभव नहीं है, धीमे धीमे वो सारा सिस्टम करना पड़ता है, और ये सारा डिजिटल फॉर्म में होता है। तो उस क्यूआर कोड से आप उस फसल का शुरू से लेके अंत तक जो है उसके वीडियोस, और उस किसान के बारे में, किसान का छोटा छोटा क्लिप जो है बाइट्स का, और साथ में उसकी वो किसान का खेत और सारी बातें जो है उस क्यूआर कोड से आप देख सकते हैं। अगर जरूरत है, आप समझते हैं और संभव है, तो आप उस किसान से संपर्क भी कर सकते हैं और आप जाके भी मिल सकते हैं। ये नियम जो है वो पहले तो जैविक उत्पाद के लिए शुरू हुआ है, और जैविक उत्पाद में केवल जो खाने वाले वस्तु है वही नहीं है, उस खाने वाले वस्तु को बनाने के लिए जो बीज है वो भी जैविक उत्पाद ही होता है।
तो ये नियम ऑर्गेनिक सीड इंडस्ट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो ऑर्गेनिक सीड इंडस्ट्री, जो जैविक बीज का जो क्षेत्र है, उसमें इस नियम को अपनाया जा रहा है, अपनाया गया है और अपनाया जा रहा है, और हम भी अपनाएंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो थोड़ा भविष्य का है, लेकिन वो संभव है और वो होने वाला है। धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा जी। एक जैसे हम लोगों ने एक रायपुर की कंपनी थी, वो बैंगन टमाटर में ग्राफ्टिंग और बैंगन में भी ग्राफ्टिंग करके देते हैं वो वीएनआर प्रति प्लांट। तो उन्होंने वीएनआर बताया कि हम कंपनी। लोग, जी जी, उन्होंने बताया कि हम लोग 1000 से 1200 केजी प्रति एकड़ निकालते हैं, 1200 कुंटल हमारा निकलता है। लेकिन हमने जब उनका, जब जहाँ पे वो पौध नर्सरी तैयार कर रहे हैं और जहाँ पे उनके प्लांटेशन देके, हमें उतना उत्पादन नहीं लगा कि इतना उत्पादन आता है। तो ये उत्पादन कौन तय करता है कंपनी में कि इतना उत्पादन होता है? कोई सरकारी इसमें भूमिका रहती है या निजी कंपनी बता देती है कि मेरा इतना उत्पादन है और वो उस पर डाल देती है, ऐसा है? इस प्रश्न का उत्तर जो थोड़ा सा अलग तरीके से मैं देता हूँ, थोड़ा नया होगा सबके लिए। जी जब कोई भी वैरायटी जब डेवलप होती है और उसको रजिस्टर कराया जाता है, जो कंपनी की जो वैरायटी होती है वो प्राइवेट होती है, तो या सरकारी वैरायटी होती है, लेकिन उसका जो बीडर होता है वो जब वैरायटी को फाइनल करता है तो उसका एक नियम होता है, वो होता है नियम होता है, नियम के अनुसार उसके कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, उस वैरायटी के कैरेक्टर्स कि ये वैरायटी अलग क्यों है ना। उसका जो टर्म होता है वो DUS, डिफरेंट, यूनिफॉर्म एंड ये एस से जो है वो स्टेबल। ठीक है, डिफरेंट है मतलब बाकी सभी वैरायटी से ये अलग है, डिफरेंट है। यूनिफॉर्म है, पॉपुलेशन जो है वो सभी यूनिफॉर्म है, उसमें मिलावट नहीं है, यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, कोई भी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड हो चाहे ओपन पॉलिनेटर हो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी तो जरूरी है। इसके अलावा स्टेबल, मतलब वो कैरेक्टर जो है वो 3 जनरेशन तक स्टेबल रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बीज लगाया और अगले में फिर से वेरिएशन आना शुरू हो गया। तो ये 3 चीजों पर जो है कैरेक्टराइजेशन होता है उसका, और उसमें अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बिंदु होते हैं। और अगर हम एवरेज बात करें तो करीब 50-55 बिंदुओं पर ये 3 पॉइंट्स पर ये कैरेक्टराइजेशन होता है। ये तो हो गई ब्रीडर की बात। इसका साधारण किसान से कोई सीधा लेना देना नहीं, सीधा कोई महत्व नहीं। लेकिन इसके साथ जी एक और टर्म होता है VCU, ठीक है, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूटिलिटी, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूटिलिटी। तो ये VCU कैरेक्टराइजेशन जो है ये थोड़ा नया है, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी इसके ऊपर भी कंपनी भी जोर दे रही है और इसकी जरूरत है, क्योंकि एक ही वैरायटी सभी जगह पे एक ही प्रकार से परफॉर्म करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो उसके उस प्रोडक्ट की, अगर बैगन की आपने बात की है, तो बैगन का आकार, रंग, रूप जो है फल का, या पौधे का जो आकार है, उसका जो ब्रांचिंग है, उसके जो साइज है, ग्रोथ है, ये फर्क पड़ सकता है मिट्टी के वजह से और वातावरण के वजह से, और सीजनल और रीजनल वेरिएशन जो है एग्रो क्लाइमेट का, जिसमें वातावरण भी आता है और मिट्टी भी आती है, उसके अनुसार ये अलग हो सकता है और अलग प्राय होता भी है। तो इसको भी कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, और जो कृषक बंधु है इस VCU के ऊपर थोड़ा सा समझ के, और जब बीज लेते समय उसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करें कि भाई हमारे रीजन के लिए कितना सुटेबल है। और जब सुटेबिलिटी की बात आती है तो अल्टीमेटली जो है वो उसका जो उपज है, उसका जो प्रोडक्ट है वो है, प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी की जब हम बात करें तो जैसे आकार, रंग, रूप है, जो भी है,
और क्वांटिटी मतलब संख्या। अगर हम बैगन का ही उदाहरण लेके चलें तो जो बैगन जहाँ पे वो विकसित हुआ है और जहाँ से वो आ रहा है, जो कंपनी ने बताया कि भाई जो फोटो बताया या जैसा भी वैसा ही हमारे यहाँ आएगा, उससे छोटा आएगा, थोड़ा रंग उससे अलग हो सकता है, बैगनी हल्का बैगनी हो गया, थोड़ा ज्यादा बैगनी हो गया, या उसका जो कैलिक्स है जो हरा वाला भाग होता है उसका वो उसके अंदर कैसा है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और उसके साथ फलों की संख्या, पौधे की बढ़त, पौधे के पत्तों का आकार छोटा बड़ा या अलग, ये सारी चीजें जो है आपके अल्टीमेटली क्वालिटी और क्वांटिटी पर प्रभाव करता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो कृषक बंधु जहाँ पर भी है और जिस फसल की जो भी जिस सोर्स से लेना चाह रहे हैं वहां के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है वीसीयू कैरेक्टर के अनुसार। वीसीयू कैरेक्टर मतलब वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी में जब हम उगा रहे हैं तो वो तो भोजन में प्रयोग होने वाला है। किस तरीके से, अगर बैगन है, कोई बैगन भरता के लिए होता है, कोई सब्जी के लिए होता है, कोई अलग अलग उसके प्रिपरेशन होते हैं, कोई भजिया के लिए होता है। अलग अलग भागों में जो है हर फसल को अलग अलग प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। तो उसके अनुसार भी ये कितना सूट करता है, तो उसकी सुटेबिलिटी जो है वो खेत में और उपयोग में वहां के हिसाब से, रीजन और सीजन के हिसाब से कितना अ, अ, कितना उपयोगी है, ये देखने की समझने की जरूरत है। तभी, क्योंकि अगर कंपनी बोलती है कि भाई इतना है तो वो ऐसे नहीं बोलती है, वो ट्रायल लेती है, अलग अलग जगह पे ट्रायल लेती है। मल्टी लोकेशनल ट्रायल होता है यील्ड के लिए भी और जो रेजिस्टेंस जो कीट है रोग है उनके लिए, उत्पादन के लिए, और उसका जो अलग अलग सीजन में ये सारी चीजें होने के बाद ही कोई वैरायटी रिलीज होती है, चाहे वो कंपनी से प्राइवेट वैरायटी हो या नोटिफाइड वैरायटी हो। वो उसमें समय लगता है, वो एक वैरायटी जो रिलीज होती है उसमें 5 से 7 8 साल लग जाते हैं, और ये सब नियम ये सारे प्रक्रिया होने के बाद। लेकिन वो जहाँ पे वो डेवलप किया है वहाँ के अनुसार, और जो मल्टी लोकेशनल ट्रायल होते हैं उसके अनुसार वो एक रेंज देते हैं कि भाई इतना उत्पादन मिलेगा। लेकिन अगर उससे इतर अगर कोई जगह है जहाँ पे इसको इसका फसल लिया जा रहा है तो वेरिएशन आ सकता है। तो ये कृषक बंधु को पहले से थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि हमारी उर्वरता कैसी है, कितनी है, उसका सीजन क्या और हम किस सीजन में ले रहे हैं, ये सारी बातें हैं। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। जी, जी, धन्यवाद सर। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। और जो कि बीज जो बाज़ार में हैं, पूर्णतः व्यापार में हैं, लेकिन इससे हटकर के जो जैविक बीज हैं, उन पर और कोई भी बीज हो, किसानों का ये हक बनता है और ये राइट बनता है कि वो जानें उसके बारे में कि ये बीज कौन-सा है, कहाँ से आया है और क्या हमारे क्षेत्र में ये इस बोया जा सकता है या इसको बो कर के ऐसा तो नहीं कि हम नुकसान में जा रहे हों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये था। और मैं अभी 1-2 सवाल और लेने की गुंजाइश अभी समय बता रहा है, क्योंकि लगभग 8 बजने वाला है। तो अगर आदरणीय सदस्यों का कोई प्रश्न है, तो आप अवश्य रखिएगा। और कल भी आदरणीय श्री सुरजीत कुमार जी इस मंच पे रहेंगे, तो अन्यथा कल प्रश्न और उत्तरी पर ही आधारित कार्यक्रम रहेगा, योगाहार का द्वितीय सत्र। तो अगर अ ये मैं निवेदन भी कर रहा हूँ मंच से कि कल पुनः आदरणीय चक्रवर्ती जी को बुलाया जाए, ताकि विस्तार से इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीजोत्पादन और बीजोपचार और बीज बोने की विधि से संबंधित है, अगर आदरणीय सदस्यों का कोई प्रश्न हो तो अवश्य रखिएगा। स्वागत है। दिनेश जी, यहाँ पे मैं एक निवेदन पुनः करना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह ओपन ऑर्गेनिक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की जैविक बीज जो है वो उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। उसके पहले अगले सोमवार मंगलवार तक जो है हम इसका सॉफ्ट कॉपी कैटलॉग का जो है वो ग्रुप में हम डाल देंगे कि क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है और किस पैकिंग में और कितना उसका दाम है और कैसे मिल सकता है। ये हम कैटलॉग में ही डाल देंगे।
वेबसाइट तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब वेबसाइट तैयार हो जाएगा उसके बाद आप वेबसाइट से ही क्रय कर सकेंगे और ऑर्डर कर सकेंगे और आपको सारा वो होगा। इसके पहले कैटलॉग से आप ऑर्डर कर सकेंगे और आपको होम डिलीवरी जो है कोरियर से बीज का हो जाएगा। अभी हमारे पास सब्जी के बीज हैं, हम अभी उसी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाजार में हाइब्रिड की का ही बोलबाला है और जैविक कृषक जो है वो हाइब्रिड बीज लगा के नुकसान में रहते हैं। तो ये निवेदन है। बाकी प्रश्न किसी का है तो पूछिए। जी जी, अभी अभी हैंड रेस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय सदस्य समय की वजह से सर दादू का है हैंड। आदरणीय आदरणीय जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपका स्वागत है। आप अपना प्रश्न रखिएगा सर। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर, जैसे हमारा नर्मदापुरम है और नर्मदापुरम में सब्जियों का भी काम होता है और ज़्यादातर अभी धान के क्षेत्र बढ़ गया, तो धान पर आपका कुछ काम है सर? धान के कुछ बीज है क्या? जैसा मैंने बताया कि हम अभी शुरू के 2-3 वर्ष जो है सब्जियों पर ही फोकस कर रहे हैं और जो कॉमन वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसी में सबसे पहले जरूरत है, मैं समझता हूँ। फिर इसके बाद फील्ड क्रॉप जो है जैसे धान है, गेहूं है और ज्वार बाजरा है या फिर दलहनी फसलें हैं, उसके बाद हम उस पर फोकस करेंगे। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि 26-27 तक तो हमारा कार्य अभी सब्जी पर ही रहेगा। जी सर, जी सर। तो हम जैसे आप ये डालेंगे कि सब्जी के कौन कौन से बीज है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें बुलाने का प्रयास करेंगे। जी ओम। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और साथ में दत्तात्रेय शिंदे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी अच्छा, आप शिंदे सर उपस्थित हैं, तो ओपन ऑर्गेनिक फीड्स के डायरेक्टर। नमस्कार दिनेश आपका जी, स्वागत बाकी है। सब। हाँ, नमस्कार दिनेश जी, बाकी सदस्यों को भी नमस्कार। जी जो बहुत स्वागत सुजीत ने, हाँ जी, सुजीत ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही ढंग से, सीधे ढंग से कंपनी अभी चल रही है। नेक्स्ट वीक में अभी थोड़ा थोड़ा सीड लॉन्च कर रहे हैं। जैसे जैसे सीड प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक का, तो वैसे वैसे हम किसानों के लिए उपलब्ध कर देंगे। तो हमको सेवा करने की या ग्रुप में आज का प्रोग्राम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय, ये आपका ही मंच है और ये आपको बधाई कि योगाहार परिवार के सदस्यों ने इस तरह का कार्य, जैविक बीजों को आगे बढ़ाने के कार्य इस तरह से आगे बढ़ाया है। तो ये स्वागत योग्य है और आप जुड़े रहिए ऐसे योगाहार के कार्यक्रम से निरंतर, तो हमें भी नई मालूमात, नई जानकारी हासिल होती रहेगी। आदरणीय प्रतीक जी का हैंड रेज था, आपका स्वागत है। सदन को नमन। सर, मेरा यह प्रश्न था कि जो मूंगफली रहती है उसमें जैविक बीज आपके पास उपलब्ध है क्या? प्रतीक जी, जैसा मैंने बताया कि अभी 2-3 साल तक कह सकते हैं कि 26-27 तक हमारा जो फोकस है पूरी तरीके से सब्जी बीज पर ही है और उसके बाद हम धीमे धीमे दलहन तिलहन और फिर जो बाकी फसल है अन्न धान्य उस पर हम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा अपने को इस्टेब्लिश कर ले आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सहयोग से। और क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से फसल में पहले हमको कार्य करना है, तो जिसमें हाइब्रिड ज़्यादा है और जैविक में उसका सक्सेस समस्या है हाइब्रिड से, उस पे हम पहले फोकस कर रहे हैं। कारण यही है। धन्यवाद।
जी, जी, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेज़ था, आपका स्वागत सर। अनिल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को, आपका म्यूट है। हाँ, जी, आप बोलिएगा सर। आपकी आवाज़ नहीं है पहुँच रही है सर। हेलो। आप बोलिए, बोलिए। सर आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। आप तब तक आप डायरेक्शन बदल दीजिएगा, तब तक हमारे साथ दूसरे सदस्य आदरणीय सुर खेतान जी हैं। कृपया आप कैमरा ऑन करके यानी आप दर्शन भी दीजिए और अपना परिचय के साथ बात रखिए सर। आदरणीय सुर खेतान जी। Yes, yes, yes. आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो मैं कैमरा ज़्यादा नहीं ऑन कर सकता हूँ। मेरा नाम केतन सूर है और मैं गुजरात से हूँ और मैं जैविक बीजों के संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ महिला किसानों के साथ। और इस क्षेत्र में मेरा 13 साल का अनुभव है और अभी मैं बहुत अलग-अलग लोकेशन पे गुजरात की हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा था कि जैविक सीड की किसी को ज़रूरत है धान के लिए भी और मूँगफली के लिए भी। तो हमारे पास कुछ सीड्स अवेलेबल है, अगर आप लोगों को छोटे प्लॉट के लिए चाहिए तो हम आपका थोड़ा-सा मदद कर सकते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश से है तो अगर किसी ने पूछा था धान का बीज चाहिए जो मध्य प्रदेश में होंगे तो मैं उसका संपर्क वहाँ पर किसानों के साथ करवा सकता हूँ। तो बस मेरा एक प्रयास है कि जितना हो सके उतना हाइब्रिडेशंस को कम करके बीटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करके हमारा जैविक सीड्स को ज़्यादा हम प्रमोट करें तो वापिस हम वो पुराने परंपरागत बीज को ला सकते हैं और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपका नंबर दे दीजिए सर। जी, आपका नंबर ग्रुप में थोड़ी देर में पहुँच रहा है और साथ ही सुर केतन जी से ये भी निवेदन है कि आप योगा के इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा और साथ में ही अनिल राय जी आप अपनी बात रखिएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ओम जी ओम। जी, बोलिए सर, आवाज आ बोलिए। रही सर? जी सर, सुजीत सर ने जो भी बताया है वो काफ़ी अच्छा लगा और उसका वैसे ही हम लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। आप खेती में विशेष रूप से क्या कहते हैं ये सब्जी वर्गीय के लिए सब्जी वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हम तो केवल घर और परिवार के लिए जो एक है समूह उसी के लिए एक थोड़ी सब्जी उगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार अगर जैविक हम लोगों को बीज उपलब्ध हो जाएगा तो काफ़ी उत्तम रहेगा। और बीच बीच में इसमें कुछ रोग लग जाते हैं तो उस संबंध में अगर बात करना चाहें हम लोग सुजीत जी से तो क्या सुजीत जी का नंबर उपलब्ध हो पाएगा? जी ओम। जी, जी, अवश्य ही उपलब्ध हो पाएगा। चैट बॉक्स में उनका नंबर पहला नंबर सुरकेतन जी का आ रहा है, उसके बाद चक्रवर्ती साहब का नंबर आ रहा है। जी, और साथ में कोई अन्य सदस्य बात रखना चाहें, आदरणीय विनोद कुमार भट्ट सर आप उपस्थित हैं, आप बात रखिएगा अपनी। संभवतः आदरणीय भट्ट सर तक तो आवाज़ नहीं पहुँच रही है और अम, सर क्या आपके साथ आदरणीय
अरे ये जी, जी, लेकिन जी, वो स्वागत, मैं अभी स्वागत, जरा स्वागत। बाहर हूँ, मैं जी, बाहर हूँ, जी। इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। सुजीत जी को और शिंदे जी को और सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार आपके नमस्कार। दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका मधुर स्वर जो है सुनने को मिल रहा है आज सुबह सुबह, जी, इसके जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी आपको पूरे सुबह से सुन रहा हूँ। आप लेट में आए तो इसका मैं क्या करना, आप लेट हुए आज। हाँ, जी, 7 बजे टाइम टाइम जुड़ गया टाइम था का मैं, ध्यान दीजिए। 7 बजे जुड़ गया था मैं मेरी घड़ी से। हाँ, क्योंकि शिंदे जी आदरणीय कुछ कहना आज के चाह रहे थे शायद। जी, जी, आज दिनेश के जी। मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय सुजीत कुमार चक्रवर्ती जी समय के साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये एक जुगलबंदी के तौर पर एक चुहल के तौर पर आदरणीय विनोद कुमार भट्ट सर ने ये बात रखी है कि आप समय पे नहीं हैं, क्योंकि आदरणीय चक्रवर्ती जी हमेशा समय के साथ-साथ चलते हैं। शायद इसीलिए ये टिप्पणी की गई होगी और इसी क्रम में मैं आदरणीय सुजीत सर से ये दिनेश निवेदन आप करूँगा। समय से पहले थे, इसलिए सुजीत जी के 7 बजे आए और आप समय जी। से पहले आपने अनाउंस कर दिया था सुजीत जी आ गए। जी, जी। जी, जी। आज के मुख्य वक्ता जी से निवेदन है कि आपके साथी जुड़े होंगे, अन्य साथी जुड़े होंगे, तो उनका भी परिचय करवाइएगा। हाँ, दिनेश जी, दत्तात्रेय शिंदे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका हैंड रेस देखा था मैंने। पहले जी, उनको जी, सुन जी। लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी, सर। शिंदे जी, उनका हैंड जी, रेस देखा था मैंने। आदरणीय शिंदे जी, आप अपनी बात रखना चाहें? हाँ, संभवतः संभवतः आवाज़ नहीं, या फिर आप अनम्यूट हो जाइएगा तो शायद। और इसी क्रम में जैसे कि हम वार्तालाप कर रहे हैं बीजों पर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे गए हैं और ये प्रश्नों का सिलसिला संभवतः कल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज समय को देखते हुए, क्योंकि समय इजाज़त दे रहा है कि हम पुनः कल मिलें, तो इस वजह से जो प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न भी आएँगे सामने। तो कल आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रहिएगा और अभी भी 5 मिनट हैं, तो इस दौरान कोई सदस्य प्रश्न रखना चाहें, मात्र प्रश्न आपके स्वागत हैं। हम परिचय करा दें ऋतिक वालुन जी का मोबाइल जी का। आप चेक। ऋतिक वालुन जी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारी संस्था प्रकृत कृषि तंत्र एलएलपी में, और वो हमारे साथ पिछले 6-8 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो जो भी बातें हम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, वो परिवार, कृषक परिवार से ही हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आगे परिचय भी होगा, साक्षात परिचय भी होगा कभी जल्द ही। धन्यवाद दिनेश जी। मैं जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपका जो नंबर है, वो ग्रुप में यानी इस चैट बॉक्स में डाल दूँ। तो या सर आप ही वो, क्योंकि कुछ नंबर्स हैं, वो कौन सूटेबल नंबर रहेगा, आप ही चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर या आदरणीय रंजना बहन जी जो भी उपस्थित हों, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी बात रख कर के सभी सदस्यों का धन्यवाद भी करें। तब तक आदरणीय चक्रवर्ती सर, आप अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डालिएगा। आज के हमारे शिक्षिका आदरणीय सतीश वैदेही जी एवं के मुख्य वक्ता एलएलपी पुणे
दिनेश जी सेमवाल जी साहब, डॉक्टर अमीर भट्ट जी और हमारे जो उपस्थित अन्य अतिथि आज उपस्थित है, उनका सबका मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पतंजलि योगाहार परिवार की ओर से। कल इस आगे चर्चा बढ़ाई जाएगी और हमारे जो किसानों के सवाल होंगे उनका आपसे जवाब और समाधान देगा। इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ आज के योगाहार कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। सबको प्रणाम हो। सभी सदस्यों को प्रणाम एवं धन्यवाद। सर बहुत अच्छा। ओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब संभवतः किसी विजिट में रहे होंगे, उनकी आवाज कुछ आई और कुछ नहीं आई, लेकिन उन्होंने आदरणीय सदस्यों का सभी का धन्यवाद किया और पुनः हम कल मिलेंगे ऐसी बात कही है। और हम अपने प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं और ये भी निवेदन है कि कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने जो कि सभी के लिए आवश्यक